सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। साथियों, कई दिनों से मेरा वीडियो यूट्यूब पर नहीं जा रहा था, तो लोग मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे थे कि आप जो है आरआरबी ग्रुप डी पर वीडियो क्यों नहीं जा रहे हैं। अब तक जितने साइंस का जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछ चुका है उसका क्वेश्चन लाइए, करेंट का क्वेश्चन लाइए। तो देखिए, बहुत सारे तकनीकी प्रॉब्लम थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज से मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पर रेगुलर जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जितने भी साइंस का, यानी स्टैटिक साइंस हो या फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की या बायो की बात हो, जितने भी क्वेश्चन पूछ चुका है उसका जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मैं बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने 27 दिसंबर से 5 दिसंबर तक करेंट अफेयर्स या साइंस का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाइए देख लीजिए। मेरे मेन पेज के सेक्शन में जाकर आप लोग देख सकते हैं, या फिर इसी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। फिर आप लोग 5 दिसंबर से 13 दिसंबर तक हम लोगों ने एक वीडियोज बनाए, फिर 13 दिसंबर से बनाए हम लोग 19 दिसंबर तक। तो ये सारे करंट अफेयर्स के वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। दूसरी बात साथियों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, या फिर रेलवे के पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है पौधों की जड़ों की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो देखिए, पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए जो है मुख्य रूप से ऑक्सिन उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इस पीडीएफ का जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। बहुत से लोगों ने फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम मार का है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये कभी नहीं होगा, और नहीं इसका दाएं हाथ का नियम होगा। तो दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सवेल का दाएं हाथ अंगूठा नियम जो है इससे संबंधित है। ठीक है, एक धारावाही चालक होता है और इसके चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पूछ रहा है, तो ये मैक्सवेल के दाएं हाथ अंगूठा नियम से निकाला जाता है। ये आप सबको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है न्यूमेरिकल पूछा था, यानी कह रहा है कि 150 केजी द्रव्यमान की कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए क्या जो कार्य होगा वो आप बताइए। तो देखिए, आपका एम दे दिया है, यानी द्रव्यमान दे दिया है, उसके बाद आपका वेग दिया है, लेकिन वेग में परिवर्तन हो रहा है और कार निरंतर चल रही है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ गतिज ऊर्जा का जो है फार्मूला लगने वाला है, यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला आता है mv²। अब देखिए, यहाँ जो मैंने v² लिखा है, हाफ mv², यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो ये इसके गति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ v² नहीं ना होगा। ठीक है, इसका मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 1/2। यहाँ जो मैं v² लिखता था, अब v² नहीं होगा, v² माइनस u² हो जाएगा। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि देख लीजिए आपको उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है, यानी उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए मैंने वेग में परिवर्तन करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया। अब क्या करना है आपको, सेकेंड आपका काम क्या है कि देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, इसको मीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है। ठीक है, ये भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। तो 36 को मीटर पर सेकंड में परिवर्तन करने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुना किया जाता है ना। तो 5/18 से गुना किया जाता है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी इसका 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 36 का आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 72 का सेम ऐसा ही चेंज करेंगे हम लोग, 5/18, इसको कर दिया 4 बार में, 4 5 20, यानी 20 मीटर प्रति घंटा आ गया। अब चुपचाप क्या करना है, हम लोग को मान रख देना है। W = हो गया हाफ mv², यही है। आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, देख लीजिए W = सॉरी, मोबाइल की स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, v² माइनस u², यही हम लोग को फॉर्मूला लिखा था। एम आपका 150 केजी दिया था, 1/2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा समझ लीजिएगा, ये 150 है। उसके बाद दिया है कितना, तो भी का मान हम लोग निकाले थे 20² हो जाएगा, और 10 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100। तो 400 में से 100 घट गया, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और यहाँ जो 1/2 था और 150 था, इसको कटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या है, यहाँ
75 आया, मल्टीप्लाई 400 माइनस 100 किए तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो 75 मल्टीप्लाई 3 या 75 तिया कितना होता है, 225 होता है, 225 सॉरी 225 होता है। उसके बाद 2 जीरो लगा दिए हम लोग, तो कितना आया, 22,500। आपके ऑप्शन में देखिए है तो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था आपको, हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। वेग में परिवर्तन होता है, इसके लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही आपको फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, महिलाओं में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो ये मैंने बार बार आपको बताया है कि ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, तो आप लोग को इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कार्बन मुख्य रूप से किस प्रकार का बंध बनाता है। तो कार्बन आप लोग जाता है हमेशा ये क्या बनाता है, सहसंयोजन बंध बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, पेट में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है। तो पेट में जो है प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन का यूज होता है, मतलब पेप्सिन रिलीज होता है, ये कहने का मेरा अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कह रहा है कि बोहर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व पर लागू होता है। तो बोहर का परमाणु हमेशा जो है हाइड्रोजन पर प्रयोग किया जाता है, यानी इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कौन सा धातु अधातु धातु की तरह चमकता है। तो आपके 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे। तो आयोडीन आप लोग जानते हैं कि एक अधातु है और धातु की तरह चमकता है। धातु का गुण क्या है, धातु का गुण है चमकता है, लेकिन ये एक अधातु है फिर भी यह चमकता है, इसीलिए ये ऑप्शन आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में साथियों ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे कंपन करते हैं, ऐसे 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 कंपन करते हैं। ठीक है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे कंपन करता है, और अनुप्रस्थ तरंग में ऐसे कंपन करता है। ठीक है, ऊपर नीचे ध्यान दीजिएगा। अगर अनुप्रस्थ तरंग होता है तो ऊपर नीचे, पूछा है अनुदैर्ध्य तरंग, इसलिए हो जाएगा आगे पीछे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, 8 दिसंबर के लास्ट शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फूल का मादा जनन अंग यानी पिस्टल जो होता है मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। तो ये बीजांड का धारण करता है एवं निषेचन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 150 न्यूटन बॉल को 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाने पर दाब कितना होगा। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बटे ए में होता है। एफ आपका दिया है 150 न्यूटन, और आपका जो क्षेत्रफल दिया है 0.25 दिया है। तो 0.25 से अगर कटाइएगा तो 600 बार में ही आपको कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। या इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो 150 बटे 0.25 लिखिए, 0.25 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आपका आ जाएगा। ये 25 से जो है 150 6 बार में कट जाएगा, और 6 से 100 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 600 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के जो है नोट के पीछे किसका चित्र होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया था साचू का स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर, हम्पी का रथ, एलोरा की गुफाएं। तो देखिए 20 का नोट पूछा है, तो 20 के नोट पर जो है एलोरा की गुफाएं का जो है चित्र बनाया गया होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया था, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ तुरंत जाना किसका उदाहरण होता है। तो ये देखिए तुरंत हट जाता है, यानी इमिडिएटली जो है रिएक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है। आप लोग समझ रहे हैं, तो इमिडिएटली हो रहा है ना, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। और ये सेकेंड बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहले भी 5 दिसंबर को ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें पास की वस्तुएं साफ और दूर की धुंधली दिखाई देती है। पास की वस्तुएं साफ दिखाई दे रहा है, पास की दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो गया है, और निकट दृष्टि दोष होता है तो मायोपिया। ठीक है, मायोपिया हो जाएगा। तो मायोपिया आपके ऑप्शन में है, जी हाँ है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूर होता तो हाइपरमेट्रोपिया होता। ठीक है, आपके अगर दूर की वस्तु दिखाई देता तो आपका हाइपरमेट्रोपिया आपका आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, गोली चलाने पर बंदूक का पीछा
पीछे की ओर झटका देना किस पर आधारित होता है। तो देखिए, जब हम गोली मारते हैं तो पीछे की ओर झटका आता है, या फिर हम नाव पर चढ़ते हैं तो नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर जाती है। तो ये सारे उदाहरण जो है ना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, न्यूमेरिकल है, ठीक है। कह रहा है कि 16.3 केजी द्रव्यमान 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से और 2 केजी द्रव्यमान 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चल रहा है, किस पर बल जो है अधिक लगेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, ए बराबर ए में। तो ए बराबर ए में 3 दिया है, तो 3 × 4 हो जाएगा 12 न्यूटन। टोटल फोर्स कितना होगा 12 न्यूटन, और 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5, यानी 10 न्यूटन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, मतलब 3 केजी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आया था, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाता है। ध्यान दीजिए, अधातु आपसे पूछा है, ठीक है। धातु पूछा है और कमरे के तापमान पर जो है तरल अवस्था में पूछा है। तो देखिए, धातु इसमें से अधातु जो है ब्रोमीन है, और जो है ये एक ऐसा पदार्थ है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि आपसे अधातु पूछा है। एक पीछे की ओर क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा अधातु है जो धातु की तरह चमकता है, तो उसका आंसर आयोडीन था। एक क्वेश्चन पूछता है, कौन सा धातु है जो जो कमरे के तापमान पर जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर पारा हो जाता है, यानी इसका साइन बोले तो Hg, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान देने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, पित्त रस, अमाशय रस और लार और एड्रेनालिन में से कौन सा सीधे रक्त प्रवाह में जाता है। तो देखिए, एड्रेनल जो है सीधे रक्त प्रवाह की ओर बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सूक्ष्मदर्शी से इस कोशिका को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, क्रोमोसोम या केंद्र, क्या दिखाई देता है। तो देखिए, अगर आप कोशिका को देखते हैं सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से, तो आपको साफ साफ सेल मेम्ब्रेन दिखाई देता है, यानी कोशिका झिल्ली आपको दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बी जो है इसका राइट आंसर। क्यों ऐसा होता है, तो देखिए, एक सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे जो ऊपरी परत आपको ये दिखाई दे रही है ना, मतलब ऊपरी बाहरी से, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो कवरिंग दिखाई देता है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो किसी भी कोशिका को देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो यही दिखाई देगा, बाद में कोशिका द्रव मतलब केंद्रक दिखाई देगा, द्रव्य दिखाई देगा, ठीक है। ये तो बाद अंदर जाने पर दिखाई देगा, लेकिन बाहरी से जो दिखाई देता है वो कोशिका झिल्ली दिखाई देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मानव में लिंग का निर्धारण कौन करता है। 13वां गुणसूत्र, 18वां गुणसूत्र, 21वां गुणसूत्र या फिर लिंग गुणसूत्र। तो देखिए, ये डिसाइड करता है लिंग गुणसूत्र, यानी पिता का एक्स वाई जो है ये निर्धारित करता है कि मानव में जो लिंग बच्चा होगा तो कैसा बच्चा होगा, ठीक है। तो ये पिता का लिंग गुणसूत्र निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि पिता द्वारा दिया गया एक्स या वाई गुणसूत्र बच्चे के लिंग निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, चलते साइकिल चालक द्वारा घोड़ा गया सेव किस दिशा में जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है मुझे, घोड़ा नहीं है, छोड़ा है, ठीक है। चलते साइकिल चालक द्वारा छोड़ा गया सेव किस दिशा में जाएगा। अगर मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, सेव को ऊपर की ओर उछालते हैं, तो किस दिशा में सेव जाएगा, कहने का अर्थ तो यही है, ठीक है। तो देखिए, चलते साइकिल से अगर आप सेव को ऊपर उछालते हैं या थोड़ी देर के लिए आगे की ओर फेंकते हैं, तो ये स्पर्शक रेखा के दिशा में जाता है, यानी इस दिशा में स्पर्शक उसको स्पर्श किया होता है, ठीक है, तो उसके दिशा की ओर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, यदि धारा दोगुनी कर दी जाए और प्रतिरोध स्थिर हो तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, शक्ति जो इसकी हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा अंतिम चाल है और 150 मीटर दूरी तय करने पर त्वरण कितना होगा।
तो 150 किलोमीटर पूछ रहा है, तो देखिए 0.5 इसका मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर आपका बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्थिति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो स्थिति ऊर्जा साथियों द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करती है, यानी द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मारे हैं तो आपका सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था, यानी CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, आप लोग एक बार गूगल से या फिर यूट्यूब पर जाकर आप लोग सीख सकते हैं। तो देखिए सी का जो है द्रव्यमान आपका परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान 12 होता है। तो 1 और कार्बन कितना है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 12 प्लस उसके बाद ओ का देखिएगा, तो जो द्रव्यमान होता है वो 6 मतलब कि 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन है 8 है। तो 8 दूनी 16 हो गया, और कितने ऑक्सीजन है 2, मतलब कितने परमाणु है 2 है। तो 16 दूनी 32 प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 44। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से निकाला जाता है आप लोग एक बार जाकर यूट्यूब पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव आभासी होता है, सदैव वास्तविक होता है, स्थिति पर निर्भर करता है। तो आप लोग देखिएगा, तो अवतल दर्पण वास्तविक बनाता है और आभासी भी बनाता है। ठीक है, यानी उल्टा भी बनाता है और सीधा भी बनाता है। तो ये उसकी परिस्थिति पर, उसकी स्थिति पर निर्भर करती है कि दर्पण को कैसा और किस तरीके से या किस तरीके या कहाँ प्रतिबिंब जो है रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है कि फोकस के अंदर रहता है तो आभासी सीधा और बड़ा बनता है, फोकस के बाहर रहता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये 2 फैक्ट से आपको ध्यान रखना होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि जंतु कोशिका में कौन सा भाग नहीं होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कोशिका झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट। तो जंतु कोशिका में साथियों ध्यान दीजिएगा कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बाकी कोशिका झिल्ली हो, केंद्रक हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सारे आपको जो है जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ये पादप कोशिका का एक हिस्सा है। नेक्स्ट आया था आपका, नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या छाना जाता है? तो नेफ्रॉन में साथियों देखा जाए तो आपको यूरिया, जो आपको कमेंट में बताना है कि यूरिया का फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यूरिया जो है और जल, दो ये आपको छाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि जेनेटिक्स के अध्ययन के लिए मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया था? तो ये हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इन्होंने हरे मटर का प्रयोग किया था, जो कि ऑप्शन में आपको बी में दिया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इसको समझ सकते हैं। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किए, मटर में स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। उन्होंने बताया इसका जीवन चक्र छोटा होता है और पर परागण आसान होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर उन्होंने मटर का ही प्रयोग क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि इसका जीवन काल चक्र जो होता है छोटा होता है और पर परागण जो होता है इसका आसान होता है, इसलिए जो है मटर का उन्होंने प्रयोग किया था, मटर पर ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें से जो है कौन सी प्रक्रिया वो अपनाता है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को जो है ध्यान से देखिए, फागोसाइटोसिस जो है अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए यही विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, ये भोजन को चारों तरफ से घेर देता है ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इधर समझिएगा, अमीबा भोजन को कुटपाट से घेर लेता है। कुटपाट बोले तो वही जो हम लोग पढ़े थे, कुटपाट। ठीक है, इसे घेर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कह रहा है कि छुई में की पत्तियों को छूने पर बंद क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? तो आप लोगों ने तीव्रता दाब में परिवर्तन पढ़ा होगा कि तीव्रता दाब में परिवर्तन क्या होता है, इसी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। क्या होता है इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि छूने पर पत्ती की कोशिकाओं से जल बाहर निकलता है, जिससे तीव्रता दाब कम हो जाता है, इसी कारण पत्तियाँ बंद हो जाती हैं। ठीक है, क्या होता है जल बाहर यानी H2O बाहर निकल जाता है, जिससे तीव्रता दाब कम हो जाती है। ये आप लोगों ने 8 या 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कचरा प्रबंधन यानी डिबो टेबल का संबंध किससे है?
जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए ठोस अवशिष्ट पृथक्करण जो है इसका संबंध कचरा प्रबंधन यानी डिबो में टेबल का संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा ठोस अवशिष्ट पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, किसी तत्व का संयोजकता किस पर निर्भर करता है, परमाणु संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर या बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर। तो ये निर्भर करता है बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर। जितना बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उस पर संयोजकता पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में समझ भी सकते हैं। संयोजकता बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यह रासायनिक बंध बनाने की क्षमता बताती है। कौन? तो जो कार्बन की संयोजकता 4 होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फ्यूज तार किस धातु से बनाया जाता है। आप लोगों ने फ्यूज क्यों मारता है, क्यों होता है ऐसा, फ्यूज पड़ा हुआ, लेकिन फ्यूज का तार किस धातु का बना होता है वो आपको बताना है। तो देखिए ये टीन और शीशा में से धातु से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि साथियों ठोस में सबसे ज़्यादा तेज चलती है और सबसे कम चलती है द्रव में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर 2 लेयर बना लो इसका कर लो विरल, ठीक है, यानी रेयर, और इसका कर लो डेंस यानी सघन। कह रहा है कि सघन माध्यम से यानी डेंस से जा रहा है रेयर में, सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में जाने पर किरण का क्या करती है। तो देखिए अभिलंब की दूर हो जाती है, अभिलंब से की ओर मुड़ जाती है, सीधी जाती है, परिवर्तित रहती है। तो ये देखिए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर, अभिलंब की ओर जो है ये मुड़ जाती है। तो सॉरी हाँ, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जो मैंने इसका आंसर बताया वो बिल्कुल गलत बताया। अभिलंब की मूर्ति नहीं है, अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप लोग किए होंगे एक्सपेरिमेंट, आप लोग देखा होगा कि ये मान लीजिए इससे डेंस से रेयर की ओर जा रही है तो ये अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, क्या होता है, दूर भागती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। ये बी जो दिया है ये गलत दिया है। तो पीडीएफ जब हम आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो इसको हम सुधार लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखते हैं इसमें जो लिखा गया है सघन मतलब एक्सप्लेनेशन में सही लिखा है या नहीं। सघन माध्यम से प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ठीक है, इस कारण किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, जो कि बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 मैंने लेयर क्रिएट किया, एक होता है रेयर मतलब होता है विरल, और डेंस मतलब होता है सघन। ये मैंने अभिलंब डाल दिया। देखिए अगर मान लीजिए सघन है तो इसे जब प्रकाश के हम प्रवाहित मतलब करेंगे तो ये क्या होता है कि इसकी प्रकाश की किरण तेज हो जाती है और अभिलंब से दूर भागती है। जबकि यहाँ कह रहा है कि चाल कम हो जाती है, नहीं, चाल बढ़ ही जाती है। ठीक है, इसलिए दूर भागता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य परिणाम क्या है। जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य परिणाम जो है युवक निर्माण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, न्यूरॉन में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो न्यूरॉन में जो है साथियों प्रोटीन का संश्लेषण निचले कर्ण में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझ सकते हैं कि निचले कर्ण यानी RER और राइबोसोम से बने होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। ये न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अवक्षेपण जो है द्विविस्थापन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो समझ सकते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ये आपको समझना चाहिए। अवघुलनशील अवक्षेपण बनता है, ये भी आपको जानना चाहिए। और यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, तीनों को तीनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आया था विसरण यानी जो डिफ्यूजन होता है का सही कथन कौन सा है। तो आपको ऑप्शन सी की ओर ध्यान देना चाहिए। ये जो सभी अवस्थाएं जो है इसमें दिया गया रहता है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इस प्रकार का सभी अवस्था इसमें दी गई रहती है। तो विसरण, डिफ्यूजन
का ये सही कथन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं, देखिए जितने भी हम लोग ऊपर की ओर क्वेश्चन देखें, ये सारे के सारे जो है 8 दिसंबर के ऑल शिफ्ट में पूछे गए साइंस का था। ठीक है, अब हम आते हैं 9 दिसंबर के ऑल शिफ्ट में जितने भी स्टैटिक साइंस, जीके, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, उसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, यानी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन करते हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप लोग रेलवे के पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो यकृत को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन, निस्सरण, चयापचय और जो है इसमें सहायता करती है। यह पित्त रस का स्राव भी करती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। आपके ऑप्शन में दिया गया था फ्लोएम, जाइलम। तो आप सबको मालूम है कि जल और भोजन का जो परिवहन है इन दोनों ऊतक के कारण ही होता है। तो देखिए, भोजन का जो परिवहन होता है फ्लोएम के कारण होता है, और जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। ये आपको बच्चा को मालूम है कि ये जो है क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, यानी एक्शन और रिएक्शन से संबंधित है, रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो मैंने आपको बार बार वीडियो में बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, यह एक सहसंयोजी संबंध होता है, ये भी आपको मैंने बताया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। कह रहे हैं कि मानव नेत्र में रेटिना का क्या कार्य है। तो मानव रेटिना क्या करता है, ये प्रतिबिंब बनाता है। ऑफकोर्स ये प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो आप सबको मालूम है कि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है इस प्रकार से गति करता है, और अनुप्रस्थ तरंग इस तरीके से गति करता है। तो ये ऊपर नीचे अनुप्रस्थ हो जाएगा और आगे पीछे हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहे कि मानव रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। तो ये आप सबको बचपन से ही मालूम होगा कि ये हीमोग्लोबिन एक जो हमारे अंदर पाया जाता है रक्त में, उसी कारण ये रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी, क्लोरोफिल में होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की पूछ रहा है ना, तो प्रतिरोध की पूछ रहा है तो प्रतिरोध का हो जाएगा एम्पी ओम, सॉरी ओम हो जाएगा प्रतिरोध का। ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वोल्ट होता है किसका, विभवांतर का कहिए। और एम्पियर का होता है किसका, ये हो जाएगा विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का हो जाएगा। और प्रतिरोध का आ जाएगा ओम, वाट हो जाएगा शक्ति का। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आया था, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इतना नॉर्मल तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये शिफ्ट बहुत ही आसान था, ऐसा माना जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया था, द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होता है। देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। तो द्रव्यमान संख्या आप सबको नहीं मालूम है, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग के बराबर होता है, जो कि ये न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। इतना नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था रेंज, पूछा गया था पीएच स्केल का सामान्य रेंज कितना होता है। ये आपके इस तरह के 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 0 से 14 के बीच होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 से 14 के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया कि पीएच स्केल विलयन के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताता है, और इसे हम कहते हैं पीएच स्केल। आप लोग कमेंट बताना है पीएच स्केल की खोज किसने किया था। पीएच अगर 7 हो तो तटस्थ होता है,
पीएच अगर 7 के बराबर हो तो तस्ट होता है। उसके बाद पीएच यदि 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा हो पीएच तो उसको क्षारीय हम लोग बोलते हैं। ये सब आप सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ल्यूकोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट का साथियों रंग हमेशा रंगहीन होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। और एक बार और 28 या 27 नवंबर को ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जितना मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग या वर्णक नहीं होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनका मुख्य कार्य भोजन का सिर्फ और सिर्फ भंडारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम का वह घटक कौन सा है जो भोजन के परिवहन करता है? ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपको 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, चालन नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन क्या आया था कि इन ऐसा ही कुछ ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था कि बताओ ये किसका भाग है, यानी जाइलम का एक भाग है या फिर फ्लोएम का। तो मुझे लगता है कि उस ऑप्शन में चालन नलिकाएं भी थी और इससे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझ सकते हैं कि फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को परिवहन करता है। चालनी नलिकाएं मुख्य परिवहन एक ऊतक है, चाली कोशिकाएं सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, गर्म वर्षा और तेज हवाएं वाले क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो हमसे प्रश्न ये साफ साफ कर रहा है कि कम वर्षा और तेज हवाएं वाले क्षेत्र के लिए सबसे बढ़िया अच्छा सिंचाई विधि कौन सी है? तो आप लोगों ने एक 8 क्लास में पढ़ाया गया था जियोग्राफी के अंदर ड्रिप सिंचाई के बारे में। तो इसका भी काफ़ी आंसर जो है ड्रिप आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई किस प्रकार से करता है ये देखिए। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे जड़ों तक दिया जाता है, जैसे एक पाइप होता है और हर यहाँ से छेद होता है, वहाँ से पानी निकलता है और सीधे जड़ तक पहुँचता है। दूसरी, वाष्पीकरण से पानी की हानि कम होती है, इससे जल अधिकतम बचत होती है और काफ़ी मात्रा में सही जो उद्देश्य था वहाँ पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उभय लेंस, जो कि आपको 11th या 12th में पढ़ने को मिलेगा। कॉन्वेक्स लेंस जब वस्तु 2f से अधिक दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा, छोटा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसका फुल फॉर्म होता है का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 96 kg है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? 96, ठीक है, कहाँ है? चंद्रमा पर। ओके, 96 चंद्रमा पर है, जबकि चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वहाँ 1/6 हो जाता है। तो 16 छके 96, यानी वहाँ पर द्रव्यमान हो जाए 16 kg। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी मैंने बताया वो सारे आपका जो है कंसेप्ट गलत थे, क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। आप लोग सोचे होंगे कि 16 इसका आंसर हो जाएगा, मार कर आए होंगे 16। ठीक है, जो कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान सेम रहता है और इसीलिए इसका आंसर 16 नहीं बल्कि 96 रहेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, वजन बदलता है द्रव्यमान नहीं। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और त्वरण 2 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर है तो बल कितना होगा? बल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, ए बराबर ए में होता है। एम का मान दिया है 5 kg और त्वरण का मान दिया है 2, तो 5 दूनी 10 यानी 10 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है साथियों? ऊर्जा नष्ट हो जाती है? नहीं, ये तो कथन गलत है। ऊर्जा बनाई जा सकती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद ऊर्जा ना बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट कराई जाती है, ये जो स्टेटमेंट है ये राइट है, सॉरी गलत मार दिया इसको, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया था, ठोस, इस मतलब श्रृंखला को आप लोग ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ठोस,
द्रव गैस में जाने पर ध्वनि की चाल कैसी होती है। ठोस द्रव गैस पर जाना मतलब इस तरीके से आप लोग जाइएगा तो ध्वनि में चाल जो होगा बढ़ेगा घटेगा समान रहेगा क्या रहेगा, कहने का अर्थ तो यही है। तो आप लोग ऑप्शन 1 देखिए, ध्वनि बढ़ेगा, ठोस द्रव गैस ध्वनि जो है बढ़ेगा, कम होती हो जाती है, पहले बढ़ती है फिर कम होती है, या समान रहती है, क्या होगा सकता है इसका आंसर। तो आपने एक कथन सुना होगा कि ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज ठोस में चलती है, ठीक है, किस में चलती है, ठोस में चलती है, ओके। उसके बाद द्रव में उससे कम, उसके बाद गैस में उससे कम, तो यहीं पर कहा गया है तो ठोस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद द्रव में कम हो जाएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा गैस में। तो क्या हो रहा है, लगातार इसकी चाल कम होती जा रही है। तो यहाँ पर देखिए बी में हम कम होती जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आया था, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त की बात कर रहा है ना कि असंतृप्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एक बंध होता है, ये आपको समझना चाहिए। ब्यूटेन में एक एल्केन होता है, प्रोपीन और एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, जबकि मैंने बताया था आपको ऊपर की ओर, तो फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाइलम जल क्या करता है, फ्लोएम में जो है चालक नलिकाएँ करती है, तो ये भी इसका एक फैक्ट है, तो आपको ध्यान देना होगा इस पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, एम्पीएच का राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट होता है वो विभवांतर का, ओम होता है प्रतिरोध का, और शक्ति का होता है वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, सॉरी विद्युत धारा का पूछा है ना, विद्युत धारा का एम्पीयर इसका हो जाएगा, एम्पीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का प्रथम नियम साथियों इनर्शिया से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस प्रक्रिया से निकलती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है किस प्रक्रिया से निकलती है, तो ये जो है आपका जल से निकलती है, यानी H2S से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद हमेशा साथ खट्टा होता है, और आपसे क्षार का पूछेगा तो क्षार का हमेशा कड़वा होता है। क्षार का पूछता तो कड़वा हो जाता, खट्टा पूछा है तो ये हो जाएगा अम्ल का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक फैक्ट दिया है जो आपको ध्यान देना चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे। देखिए कह रहा है कि नींबू और सिरका इसका उदाहरण है, किसका, अम्ल का, ठीक है। ये क्या करता है कि नीले लिटमस को जो है लाल करता है। लिटमस क्या होता है, एक पत्र की तरह होता है जिस पे एक्सपेरिमेंट होता है, इस पर अम्ल डालेंगे तो ये नीला लिटमस होता है और उसको लाल बना देता है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है इसको प्रमाणित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ध्वनि तरंगों का स्वाद कैसा होता है। ध्वनि तरंगों का जो स्वभाव होता है अनदैर्ध्य होता है। देखिए किस तरीके से, क्वेश्चन वही था जो ऊपर की ओर पूछा है, अनदैर्ध्य। और ये कैसे चलता है, ये चलता है आगे पीछे, ठीक है, सॉरी ये आगे पीछे नहीं, हाँ ये आगे पीछे चलता है, ठीक है। और फर्स्ट कैसे चलता है, ये ऊपर नीचे की ओर चलता है। ये दोनों में डिफरेंस है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसी में जो है एटीपी के रूप में हमारा ऊर्जा जो है संग्रहित रहता है, और एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो ये बताइए, इतना सस्ता क्वेश्चन पूछा है कि आप सबको नहीं मालूम होगा, तो इसका आंसर मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है, इन प्रोटॉन भी कह दीजिएगा तो चलेगा,
ऑप्शन नंबर जो है देख लीजिए कौन ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। दाब का सही मात्रक क्या होता है? दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। और एक बार इस पे फॉर्मूला भी पूछा था, P बराबर A बटे A, ठीक है, A बटे इसका A, ठीक है। तो इस सब आपको ध्यान देना है। उसके बाद धातु और धातु के बीच कौन सा बंध बनता है? तो धातु और धातु के बीच साथियों आयनिक बंध बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी नेक्स्ट शिफ्ट पर आते हैं। अब आते हैं 10 दिसंबर से ऑल शिफ्ट। मुझे लगता है ये 10 दिसंबर से नहीं, 10 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है सूखे पत्ते और फल पेड़ हिलाने पर गिर जाते हैं, यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण जो है इनर्शिया का उदाहरण है, यानी यह जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है। क्यों होता है आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर समझ सकते हैं। सूखे पत्ते अपनी विराम अवस्था में बनाए रखना चाहते हैं, पेड़ हिलने पर वह पीछे रह जाते हैं। यह न्यूटन के प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम के लिए उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फेरस सल्फेट, यानी इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 के विलयन से लोहे का कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है? तो ये जिंक इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि मैंने एक बार और भी बताया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कोशिकांग का कौन सा भाग नहीं होता है? तो साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिकांग का एक भाग नहीं होता है, एक हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कोशिकांग विशिष्ट कार्य करने वाली संरचना होती है। साइटोप्लाज्म वह द्रव है जो जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म कोशिकांग नहीं होता है, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी राशि समान रहती है? तो धारा इसमें समान रहता है और वोल्ट जो होता है और समांतर क्रम में रहता है। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था ध्वनि की तीव्रता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता हमेशा आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? आयाम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? तो अवतल दर्पण, मैंने कहा कि अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है उसकी स्थिति पर निर्भर करेगी, ठीक है। वो वास्तविक बना सकता है और आभासी भी बना सकता है। तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे दांतों का क्षय कब शुरू होता है? तो दांतों का क्षय साथियों जब भी 5.5 से नीचे की ओर पीच बनता है ना, तो क्षय शुरू होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी समझ सकते हैं, समझाया गया है कि मुख्य में बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं। pH 5.5 से नीचे आने पर इनेमल घूमने लगता है, इसी से कैविटी की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतिरोध कौन सा है? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए इसका जो है एक लंबी और एक छोटी समांतर रेखा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वॉसेक्टॉमी किस संरचना को काटा या बंद किया जा सकता है? तो वास्ट डिफरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कह रहा है हाइड्रा में मुकुलन द्वारा किस प्रकार का जनन होता है? तो हाइड्रा में कैसी एक हाइड्रा देखिए एक अलैंगिक जनन भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? ये कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम जो है क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन और जल का परिवहन दोनों बता देता हूँ। भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम से और जल का परिवहन होता है जाइलम से। कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा क्या होता है आपको एक बार सर्च मार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का देखिए कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है। विद्युत प्रतिरोध का जो है सही मात्रक ओम होता है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। देखिए जो मैंने बताया था उधर फैक्ट्स की ओर इधर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है। कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग का बदल देता है? तो मैंने कहा था लिटमस जो होता है नीले रंग का होता है और अम्ल जो होता है उसे लाल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है, रिपीट कर देता है।
मनुष्य में श्वसन की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो ये मुख्यतः हमेशा फेफड़े में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? जो तीखी जो होती है ना, वो किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। एक बार और क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग आयाम लगाए थे, ठीक है। आप लोग स्किप करके पीछे की ओर जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पर आया है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्य कैसा होता है? देखिए कितने बार क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए, 4-5 बार क्वेश्चन रिपीट किया और चारों 5 बार जो है क्वेश्चन का तरीका जो है अलग अलग है। तो मैंने कहा था कि अवतल ये लेंस पूछा, ठीक है, दर्पण नहीं, ठीक है, इसको ध्यान देखिए। तो अवतल लेंस हमेशा आभासी सीधा बनाता है, ठीक है। अब देखिए, एक पूछा था अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो मैंने कहा था कि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, कहाँ रखा गया है, कैसे रखा गया है, ठीक है। तो मैंने बताया था, इसमें लेंस पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आभासी और सीधा हो जाएगा। कोशिकांग का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो कोशिकांग का जो नियंत्रण केंद्र होता है ना, वो होता है नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस। यहीं से सारे जो है कंट्रोल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक सभी कोशिकाओं की क्रिया को नियंत्रित करती है। इसमें डीएनए मौजूद होता है, जो कि डीएनए से यानी प्रोटीन से बना होता है। इसी कारण इसे नियंत्रक केंद्र भी कहा जाता है। किसी वस्तु की चाल शून्य है, इसका अर्थ क्या है? यानी वस्तु चल रही है, या वस्तु स्थिर है, या फिर वस्तु तेजी से चल रही है, वस्तु गिर रही है, ठीक है। तो देखिए, किसी वस्तु का चाल शून्य है, इसका अर्थ है वस्तु जो है रुकी हुई है, स्थिर है। एक क्वेश्चन आता है, यदि वस्तु का त्वरण 0 है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? वस्तु रुकी हुई है या फिर चल रही है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, लोहा जंग क्यों खाता है? तो लोहा जंग इसलिए खाता है कि जल और ऑक्सीजन दोनों से संपर्कित होता है, इसलिए वो जो है जंग खाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो इसका होता है 7.4, 7 समुद्र का यानी पानी का जो 7.4 समुद्री पानी का, ठीक है। ये सारी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार नहीं, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, लेकिन इस बार पूछ दिया है आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। ठीक है, तो टंगस्टन इसका अब क्यों होता है? देखिए, टंगस्टन का जो गलनांक बहुत अधिक होता है, यह अधिक ताप पर सह सकता है, इसी कारण इसका उपयोग फिलामेंट के रूप में किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है सोडियम सल्फेट से। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? जैसे कि मैंने उधर बताया था, जिसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप लोग बताइएगा। सर्च करके नहीं आता है, फिर भी आप लोग सर्च कीजिएगा इसके बारे में, तब मुझे आंसर बताइएगा। मैं इसका आंसर भी नहीं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है? तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं आवर्तकाल का, 1/f होता है। तो आपका जो है फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ पर 250, तो यहाँ पर 250 रख दीजिएगा, तो आपका आएगा 0.004। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फ्रिज में आतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग साथियों विचलन कोण। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटन यानी बायोडिग्रेडेशन का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्लास्टिक जो है इसका उदाहरण नहीं होता है। प्रोपानोन में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? कीटोन। कीटोन इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कीटोन का सूत्र भी समझ सकते हैं। कीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, ठीक है। इसमें C के जो बराबर O होता है, कार्बनिक समूह 2 कार्बन के बीच होता है, ऐसे यौगिक को कीटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कोशिका किस प्रकार का बिलियन में सिकुड़ जाती है?
कोशिका किस प्रकार के विलयन में जो है सिकुड़ जाती है? तो ये जो है हाइपरटोनिक विलयन में सिकुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बलवान अम्ल और बलवान क्षार की अभिक्रिया से मुख्य रूप से क्या हो बनता है? तो ये साथियों उदासीन एक लवण बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलवान अम्ल और बलवान क्षार एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर देते हैं। इससे बना लवण सामान्यतः तटस्थ होता है और जैसे NaCl pH लगभग 7 होता है। ठीक है, एक आपका मॉलिक्यूल हो गया Na, दूसरा मॉलिक्यूल होगा Cl, दोनों का pH क्या होता है 7 होता है, इसलिए उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल से आया था 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम प्रत्येक श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। कुल वोल्टेज 12 वोल्ट है, धारा कितनी होगी? आपका धारा हो जाएगा 2.5 सॉरी 0.25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि श्रेणी क्रम होता है तो क्या होता है कि सबको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, ओम के नियम से क्या होता है, I बराबर V/R होता है। V का मान आपको दिया है और R का मान भी आपको दिया हुआ है, निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के संबंध में सही कथन कौन सा है? केवल पोल होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के संबंध में सही कथन कौन सा है? केवल इसमें पोल होता है, केवल वक्रता त्रिज्या होता है, या फिर सेकेंड ऑप्शन है पोल और वक्रता त्रिज्या दोनों होता है और कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मान लीजिए पोल है तो इसमें पोल भी होता है और वक्रता त्रिज्या भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाए। पोल होता है और वक्रता त्रिज्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, वही जो मैंने कहा, मुख्य अक्ष वह रेखा है जो पोल और वक्रता केंद्र से गुजरता है। पोल और वक्रता त्रिज्या दोनों इसी पर स्थित होते हैं। यह दर्पण किसी ज्यामिति समझने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए किस यौगिक को गर्म किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? और ये 2 बार लगता है मुझे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण रोकने के लिए, यानी भोजन को सड़ने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑक्सीकरण को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बल किस प्रकार की राशि है और इसकी एसआई यूनिट जो है क्या होती है? तो बल एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रा की बात करें तो न्यूटन होता है। तो न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कह रहा है कि शरीर में कौन सा ऊतक सिकुड़ने और शिथिल होने की क्षमता रखता है? तो पेशीय ऊतक, ये सारे जो घटनाएं हम लोग कर रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रही है, किसका कार्य है? ये पेशीय ऊतक का ही तो कार्य है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा, पेशीय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन से होते हैं? जहाँ आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, केवल सेल बॉडी और एक्सॉन, सेल बॉडी डेल्टा एक्सॉन, उसके बाद सेल बॉडी डेल्टा एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है न्यूरॉन्स के पार्ट्स ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है। ठीक है, इसकी 4 भाग होते हैं, सेल बॉडी यानी नियंत्रक केंद्र, डेंड्राइट यानी संकेत ग्रहण, एक्सॉन यानी संकेत वहन, और एक्सॉन टर्मिनल जो अगले न्यूरॉन का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, CO2 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो ये साथियों कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? तरंग की चाल का सूत्र पूछा है आपसे। तो देखिए, तरंग का चाल यानी स्पीड बराबर होता है, इसमें मैंने न्यूमेरिकल भी बनाया था आपसे, F/λ होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल बनाया था, आपको हो सकता है याद ना हो, लेकिन मुझे याद था।
प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन सी राशि स्थिर रहती है। जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैंने बताया कि इसका जो है धारा स्थिर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, करंट बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, त्वचा यानी स्किन किस प्रकार का उपकला ऊतक से बनी हुई होती है। तो देखिए ये साथियों जो है स्ट्रैटिफाइड एक्वेमस इपिथेलियम से बना होता है, यानी इसकी बात करें SSE से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा समझिए। त्वचा शरीर की बाहरी सुरक्षा परत है। ठीक है, यह कई परतों से बनी होती है, इसलिए इसे स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि कोल्ड्रीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो कोल्ड्रीन होता है 17, 2, 8 और हो जाएगा 7। देख लीजिए आपके ऑप्शन में किस में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक आणविक यौगिक है। जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन हूबहू दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं कि H2O जो है एक आणविक यौगिक है। इसको कैसे पहचाने जाते हैं, तो आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पहली बार पूछा है। वोल्ट मीटर किससे मापा जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा, वोल्ट मीटर किससे मापता है। अच्छा, वोल्ट मीटर किससे मापता है, वोल्ट को मापता है, विभवांतर को मापता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र कहाँ होते हैं। तो ये हमेशा ध्रुव पर होते हैं, सॉरी दर्पण के पीछे होते हैं। सॉरी प्रोजाइज में क्वेश्चन, ठीक है, दर्पण के पीछे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दोनों दर्पण के पीछे होते हैं, इसी कारण प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। ठीक है, अब आते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार असंतुलित बल लगाने पर क्या होता है। तो असंतुलित बल लगाने पर वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ऐसे कौन सा दर्पण है जिसमें सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है। जहां आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर दिया गया था, तो और प्लेन मिरर भी आपको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होती है। इसका आकार भी वस्तु के बराबर ही देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर समतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव आवर्धन का उदाहरण है। केले के छिलके, सड़ी हुई साग सब्जी, कीटनाशक भूसा। तो देखिए पहले जैव आवर्धन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रसायन जैसे DDT या कीटनाशक खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊपर जाते जाते जमा होने लगते हैं। ये रसायन जैविक रूप से नष्ट नहीं होते, इसलिए शरीर की इनका मात्रा बढ़ती जाती है। जैव आवर्धन समझ के अब इसका आंसर हो जाएगा कीटनाशक। ठीक है, और DDT भी होता तो इसका आंसर DDT हो जाता। ठीक है, कीटनाशक दिया है तो इसलिए इसका आंसर कीटनाशक हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन आया था, प्रतिध्वनि किस दूरी पर नहीं होगी। प्रतिध्वनि किस दूरी पर नहीं होगी, जहाँ आपको 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर पर जो है ऑप्शन दिया गया था। तो देखिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है परावर्तन सतह जैसे दीवार या पहाड़ और स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी लगभग 17.2 मीटर होनी चाहिए। चूँकि 10 मीटर दूरी इससे कम है, इसलिए वहाँ प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी, इसलिए इसका आंसर 17 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहे किस मीटर पर सुनाई नहीं देगी, प्रतिध्वनि किस दूरी पर नहीं होगी। अच्छा, इसका आंसर 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन तो नहीं मिले हमें, लेकिन इसके बारे में थोड़ा समझ जाइए। वृषण शरीर के बाहर एक ऐसी थैली होती है जिसे अंडकोश कहते हैं। इसका मुख्य कार्य यह है कि शुक्राणुओं के बनने के लिए शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री
से 2 से 3 डिग्री कम तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कार्बन किस अपरूप का आकार षटभुज आकृति होता है, जहाँ इस तरीके से फ्लोरीन और हीरा और ग्रेफाइट कांच दिए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परत में षटभुजीय छल्ले होते हैं। यह बिजली का सुचालक होता है, लेकिन यह अधातु होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन किया था ना, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में दिया था, सभी अल्फा कण सीधा निकल जाते हैं, जो कि सही भी है। कुछ अल्फा, सभी नहीं, कुछ निकल जाते हैं, जो कि गलत है ये। नेक्स्ट दिया था, अधिकतर कण सीधे चल जाते हैं, कुछ मुड़ जाते हैं, ये भी सही है। सभी कण पीछे उछल जाते हैं, जो कि ये राइट नहीं है। कोई भी कण स्वर्ण पन्नी को भेद नहीं सकती, ये गलत है। तो देखिए इसका क्या आंसर है, इसको पढ़ने से आपको मालूम चल जाएगा। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर प्रहार किया और पाया कि परमाणु अधिकांश भाग खाली है और क्योंकि अधिकतर कण सीधे निकल गए। अधिकतर, जवाब सुनिए, अधिकतर बोल रहा है। केंद्र में भारी धनावेश होने के कारण ही कुछ कण मुड़ या वापस आए। ठीक है, यानी पता चला कि केंद्र में कुछ तो है जिसके कारण जो है कुछ किरण वापस लौट आए जब बीच से भेजा गया तो। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जहाँ आपको ध्रुव ऑप्शन दिए गए थे, फोकस, वक्ता केंद्र और अनंत। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है। जब समांतर किरणें टकराती है तो वे इस तरह फैलती है कि दर्पण के पीछे फोकस से आती हुई महसूस होती है या प्रतीत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, फोकस से। चूना पत्थर यानी CaCO3 गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जब CaO में पानी मिलाया जाता है तब बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है। तो यहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसी सूची है जिसमें धातुओं को उनकी कटती हुई रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है। पोटेशियम सबसे ऊपर, सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको ऊपर रखा गया, और सोना सबसे नीचे रखा गया है क्योंकि यह कम प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसका भी आपको आंसर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बंदूक गोली समान बल लगाता है। एक बंदूक और गोली पर समान बल लगाता है, फिर भी बंदूक पीछे की ओर कम विस्थापित क्यों होती है। ठीक है, तो देखिए न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार अगर मैं आपको बता दूं कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है, लेकिन संवेग संरक्षण के कारण जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा। बंदूक भारी है इसलिए वह कम पीछे हटती है। इसका आंसर भी आपको उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार चंद्रमा पर कम क्यों हो जाता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, लेकिन भार जो है पर निर्भर करता है। चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 1/6 भाग है, इसलिए वह वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम महसूस होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, इसका भी मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर खुद ही बताना है। ठीक है, ताकि आपको मैं जान सकूं कि आपका आणविक के बारे में क्या राय है, क्या विचार है, क्या आइडिया रखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऊष्मा 64 जूल है और प्रतिरोध 4 ओम है तो वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो वोल्टेज आपका 16 वोल्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एकलिंगी है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरसों, मटर, पपीता, सूरजमुखी। पपीता जो है एक एकलिंगी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका आंसर पपीता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यदि गर्भावस्था में माँ कुपोषित हो तो बच्चे पर इसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ेगा? बच्चा बहुत भारी होगा, दूध उत्पादन बहुत अधिक होगा, लो बर्थ वेट होगा, बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देगा। तो देखिए, लो बर्थ वेट होगा, बच्चा तो जो है कमज़ोर पैदा होगा, वीक जो पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसका भी आपका आंसर बताना है। आप लोग आणविक के बारे में टोटली समझ कर आइएगा, ठीक है, तभी इसका आंसर दीजिएगा। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी हुई होती है? ये आप सबको मालूम होना चाहिए। नाइट्रोजन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि द्रव्यमान 1500 kg और वेग आपको दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल गति ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिए गति ऊर्जा का सूत्र पर रखकर 1/2 mv² जो कि होता है, ठीक है। अवतल दर्पण वस्तु को किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा, आवर्धित और बड़ा बनता है? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आप लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखिएगा तो वस्तु सीधा, बड़ा, ठीक है, और आवर्धित बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, साबुन में मिसेल्स बनने के बाद साबुन अणु का कौन सा भाग जल के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो आपने एक सुना होगा हाइड्रोफिलिक हेड, यही जो है साबुन अणु का एक हिस्सा होता है जो प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि ध्वनि सबसे तेज गति से किस माध्यम में चलती है? तो जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा ठोस अवस्था में चलती है, उसके बाद जल में जो कि द्रव होता है, उसके बाद वायु में, ठीक है। जितना उसका आणविक स्थान कम होगा उतना ही कम गति करेगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था, व्याख्या ध्वनि को चलने के लिए माध्यम के कणों को, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, विश्लेषण था। कौन सा अस्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ इसका आंसर कोलेनकाइमा हो जाएगा। प्रेनकाइमा क्या होता है, सेलेनकाइमा क्या होता है, जाइलम क्या होता है, इसके बारे में आपको एक यूट्यूब पर सर्च मार लेना है, ठीक है। तो सेलेनकाइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? अधातु है और चमकदार भी है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक आयोडीन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये ऊर्जा का उत्पादन करता है एटीपी के रूप में, ठीक है। समभारी क्या होता है? जिस परमाणु का द्रव्यमान जो है बराबर होता है, ठीक, क्या होता है, बराबर, इक्वल होता है, उसे हम लोग समभारी कहते हैं। प्रोटॉन संख्या अलग अलग होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। कह रहा है, जल के अणु में कुल कितने परमाणु मौजूद होते हैं? जल के अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? बताइए। दो हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, जिन्हें जोड़ने पर कितना आएगा? जिन्हें आपको जोड़ने पर 3 परमाणु हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, लेकिन आपको उस रूप में नहीं, इस रूप में बनाना है 1s2, जैसे 2p6 ऐसा होता है ना, तो इसमें बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा। कह रहे कि एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला बेरिलियम सल्फेट का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है, मानव शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि उनमें कोशिका की संख्या कम होती है? नहीं, क्योंकि वे विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं से बने होते हैं? क्योंकि सभी अंग एक ही कोशिका से बने होते हैं? इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या होता है, कोशिका विभेदन के माध्यम से जो है कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्धारित की जाती है, जिससे अंग के कार्य अलग अलग जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। कह रहा है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र होता है H = I²
इंटू आर टी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, गुरुत्वजनित त्वरण का सही सूत्र क्या होता है? तो देखिए होता है G(a1m2/r²). ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, CuSO4 सफ़ेद और 5H2O नीला, यह किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? ठीक है, तो ये एक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया के एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? ये सब आप सबको मालूम है। ठीक है, कोशिका के किस अंगक में सबसे अधिक पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? ठीक है, तो लाइसोसोम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइनरी फिशन किस जीव में होता है? तो ये अमीबा में होता है, जिसके मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, ये अमीबा में होता है। और हमारा ये जो है लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग 8 दिसंबर से पढ़ चुके हैं 13 दिसंबर तक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 13 दिसंबर से 20 दिसंबर कर दूं या 21 दिसंबर कर दूं? चलिए 21 दिसंबर कर देता हूँ, चलिए 20 दिसंबर कर देता हूँ। ठीक है, तो 20 दिसंबर से जितने भी क्वेश्चन 20 दिसंबर तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिस्कस हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।